दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। का स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंह और ओपिनियन में। दोस्तों, पॉलिटिक्स आजकल एकदम बोल सकते हैं कि चारों तरफ ऐसा खबरें खबरें आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सब्जेक्ट को उठाऊं और उस पर वीडियो बनाऊं। तो मुझे लगा कि सारे खबरों को एक जगह निचोड़ लेकर आकर उस पर एनालिसिस किया जाए कि आखिर देश में कहाँ पे कौन सा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो सबसे बड़े पहले हम लेके चलते हैं जो नरेंद्र मोदी का कल पहली बार चुनाव का जो रैली उन्होंने शुरुआत किया। अभी या कल या परसों, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल रहा है कि उन्होंने शुरुआत किया। तो उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल के एक एक करके और जो मतलब बोल सकते हैं कि क्लास लेना शुरू किया, वो उसके बाद केजरीवाल जो है बिलबिला गए। क्योंकि केजरीवाल वो सोच रहे थे कि भाई दो दो बार वो चुनाव जीते हैं, वैसे ही बीजेपी इस बार फिर चुनाव लड़ने वाली है। तो मैं पहले से बोल रहा हूं कि केजरीवाल जो है इस बार उनको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा दिल्ली में अपनी साख बचाने के लिए। क्योंकि इस वक्त उनके पास इतना कठिन बोल सकते हैं कि इस समय चैलेंज है। क्योंकि इस समय कांग्रेस भी अपनी जमीन को तलाशने के लिए संदीप दीक्षित को उनके खिलाफ मैदान में उतार चुकी है। अब केजरीवाल को ही जो बोलते हैं ना कि एक उसके घर में घेरना। तो केजरीवाल देखे होंगे आपने, दो तीन जो आप 4 दिन पहले जो तीन जो लीडर हैं, कि आतिशी हो गई और खुद केजरीवाल और संजय सिंह, वो दिल्ली के किसी और क्षेत्र के बारे में बात छोड़ करके केवल जो केजरीवाल के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वहां पे जो वोटर लिस्ट है उनमें नाम काटा जा रहा है, अलग से जोड़ा जा रहा है। इस तरह के खबर चला रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जो है इस बार, जो आज तक दो चुनाव निकल गया, या दो या तीन बोल दीजिए, तीन चुनाव निकल गया, लेकिन केजरीवाल कभी भी, अब मैं पहले वाला चुनाव को छोड़ के दो चुनाव जो एकदम फुल फ्लेज उसकी बात करते हैं, जो 28 सीट जो है उसकी बात नहीं। तो दो चुनाव में कभी भी केजरीवाल जो है आगे बढ़ करके और इस तरह से अपने डिफेंसिव मूड में होकर अपने एक सीट के लिए इतना सफाई या फिर कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे। लेकिन पहली बार उनको लग रहा है प्रवेश वर्मा से उनका फाइट होगा। संदीप दीक्षित जीते या ना जीते, जो बोल सकते हैं कि जीत में डेंट कर सकते हैं। और इसलिए केजरीवाल जो है काफी पैनिक और घबराए हुए हैं। अगर डर भी बोले तो ये बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगा बोलने का। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जो कल काफी बोल सकते हैं कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया कई योजनाओं का दिल्ली में, और उसके साथ उन्होंने आपदा बोल दिया। आप आम आदमी पार्टी के जो बोल सकते हैं कि आपदा पार्टी है, उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। और कई केंद्र सर के परियोजनाएं हैं उसको लागू नहीं होने दिया। उन्होंने खुल के सब बातों पर बोला, जिसकी वजह से केजरीवाल जो है काफी पैनिक में और जवाब देने के लिए आए कि मैंने ये किया वो किया। देखिए, केजरीवाल को तो बाहर आपके घर पे अगर प्लेन नहीं खड़ी है तो केजरीवाल बोले देखिए मैंने प्लेन उतारा है। आप बोलेंगे मुझे तो प्लेन नहीं दिख रहा है, वो बोले मुझे तो दिख रहा है। तो केजरीवाल इस तरह का पॉलिटिक्स करता है कि वो बोलता है, बस किया नहीं। बोलेगा 1 लाख की यूनिवर्सिटी खोल दिया मैंने। अब आप बोले कहाँ खोला है? मैंने खोला है, आप जाके देखो। तो केजरीवाल के जबान पे जो आता है वो बोलता है, वो कभी काम नहीं किया। आप उठाकर देख लिया। अभी एक और चीज को मुद्दा को उन्होंने उठाया कि ये कि जो यमुना का सफाई है वो जो है वो उससे वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि मतलब जो काम तभी करोगे जब तुमको वोट मिलेगा, मतलब वोट के लिए काम करते हो। तो इस तरह की आप दिल्ली के बेहतरी के लिए काम नहीं करते हो, जहां पे तुमको लगता है यहाँ वोट मिलेगा इसलिए काम करते हो। तो इस तरह के मुद्दे उठाए, और जिससे कि केजरीवाल के आप बहुत बड़ा डेंट हो गया। इसीलिए आपने पहले से तो केजरीवाल घबराया थे। इसलिए आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया का भी जो सीट है वो चेंज हुआ, और काफी लोग के टिकट भी काटे, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो केजरीवाल इन सेंस में देखा जाए तो काफी पैनिक मूड में है। और उनके अब तो बीजेपी मतलब ऐसा है कि घर घर जा रही है, आरएसएस भी घर घर जाके प्रचार कर रही है, केजरीवाल भी लगे हुए हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल के लिए ये जीत जो है, मुझे लग रहा है कि उनको फाइट तो करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है आगे, जैसे जैसे बढ़ेगी उस पर और वीडियो बनाएंगे। दूसरा घटना एक और चल रहा है कि नीतीश कुमार क्या दोबारा पलटी मार सकते हैं, दोबारा कोई भी पलटी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार
दिल्ली में आए और जिस तरह से आरजेडी के लोगों ने इसको भुनाने का प्रयास किया कि नीतीश कुमार के खिलाफ, जिस तरह विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बोला, उनके बयान जो आए बाद में उन्होंने सफाई भी दिया उसके ऊपर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला तो उसको बाद में इसको निकाला गया कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी चाहती है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वैसे ही वो बीजेपी जो है बिहार में करना चाहती है। और बीजेपी करना चाहती, हो सकता है करना चाहती, मैं नहीं जानता कि करना चाहती है नहीं करना चाहती, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी वो एक्सप्लोर तो करना चाहती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब नीतीश, जैसे कि अखिलेश यादव ने बोला कांग्रेस से कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दो, ममता बनर्जी बोलेगी बंगाल छोड़ दो, एनसीपी बोलेगा आप महाराष्ट्र छोड़ दो, और कल को आरजेडी बोले कि नहीं आप बिहार छोड़ दो, तो आखिर कांग्रेस लड़ेगी कहाँ? क्योंकि हर पार्टी को अपनी जमीन तलाशनी पड़ती है, अपनी जमीन में मजबूती डालना पड़ता है। तो अगर बीजेपी हमेशा से नीतीश कुमार को ही सीएम बना के रखेगी, कल को जेडीयू का कोई और बंदा आ जाएगा और बोलेगा कि अगर मुझे सीएम नहीं बना तो हम आरजेडी के साथ चले जाएंगे, तो पूरे जीवन में जीतने के बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा से ही इग्नोर्ड होते रहेंगे या दुखी रहेंगे कि उनका पार्टी का कोई सीएम नहीं बन पाया। तो हो सकता है कि ये हर पार्टी के दिमाग में चलता हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी में जा सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत बड़ा बात आपको बोल रहा हूं कि जो नीतीश कुमार जो पहले 2 बार छोड़कर गए और वो इंडिया गठबंधन या जो भी पहले जो गठबंधन बना के वो चाहते थे कि मतलब एक तरह से वो गठबंधन के संयोजक बने और मुख्यमंत्री के पीएम के दावेदार बने, जिसके चक्कर में जो अगर वो बीजेपी नहीं छोड़े तो आज कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के पद पे होते, अगर वो बिहार के सीएम नहीं होते तो कहीं ना कहीं उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता था। तो ये उन्होंने 2014 से लेकर 2024 के बीच में ये अपॉर्चुनिटी उसने गंवा दिया। आज नहीं तो कल उनको बिहार के सीट एज ए मुख्यमंत्री तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आखिर छोड़ने के बाद करेंगे क्या? क्योंकि देखिए पार्टी का उस तरह से बोल सकते हैं कि वो पारिवारिक पार्टी नहीं है, जिस तरह से आरजेडी है या समाजवादी पार्टी है या शिवसेना है। शिवसेना देखिए ज्यादा परिवार का वर्चस्व होगा, आइडियोलॉजी खोते जाएगी तो कहीं ना कहीं पार्टी टूट जाती है। कांग्रेस कितनी बार टूटी है। तो जेडीयू में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परिवार का ऐसा कोई उनका वर्चस्व है जिसकी वजह से अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तो उनके लड़के आके उसको संभाले, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। तो आखिर उसके बाद वो पार्टी पे अपना होल्ड कैसे रखेंगे? अब इसी में कांग्रेस ये चला रही है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो जाए। ये तो मतलब एक तरह से मैं इसको बेसिर पैर की बात करूंगा, जो बोलना चाहता है वो बोले, अलग बात है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जा सकते हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। उसका वजह ये है कि नीतीश कुमार क्यों जाएंगे, सवाल अगर आप पूछोगे तो इसी में जवाब छुपा है। नीतीश कुमार जाएंगे क्या सीएम बनने के लिए? सीएम तो खुद भी है वो, और शायद वहां पे खतरा भी था एक तरह से कि वो तेजस्वी यादव, वो सीएम बनने के लिए पूरा वो चल रहा था कि वो 2.5 साल हो गया, अब तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंपना पड़ेगा, इनको केंद्र की राजनीति करनी पड़ेगी, इसीलिए लालू यादव इनको लेकर जो जितने भी इंडिया गठबंधन के संयोजक के जहां जहां मीटिंग हुआ हर जगह गए। कर्नाटक में बड़ा बेइज्जती फील हुआ जब इनके खिलाफ वो पुल का पोस्टर वगैरह लगाया था कर्नाटक में, जब इनकी बेंगलोर में हुआ था तो। और इसी वजह से नीतीश कुमार पहले ही लालू यादव चले आए, क्योंकि वहां पे जो ये चाहते थे संयोजक घोषित किया जाए वो घोषित तो हुए नहीं, लेकिन इनके खिलाफ पोस्टर जरूर लगाए गए। अब कर्नाटक में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार के बिना इजाजत के कैसे कोई वहां पे होर्डिंग लगा सकता है बिहार के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि वहां पे पुल गिर गया? तो ये सब एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि कोई भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। हर लोग की अपनी महत्वाकांक्षा है, जो ममता बनर्जी हो या कांग्रेस में अपनी महत्वाकांक्षा है, हर पार्टी का, उसमें नीतीश कुमार का तो महत्वाकांक्षा था ही, क्योंकि 2 बार इस तरह से गठबंधन करने का प्रयास किया तो उस समय नहीं हो पाया। अब आज की स्थिति में इंडिया गठबंधन की हालत क्या है? आज के टाइम में कांग्रेस की इंडिया गठबंधन में हालत इतनी बुरी है कि अरविंद केजरीवाल वो राहुल गांधी की जो जो बोल सकते हैं कांग्रेस की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के लिए बोला पहले से चलता रहा है, क्योंकि वो पहले तो देखिए उनका गठबंधन पंजाब में भी नहीं हुआ, दिल्ली में भी नहीं हुआ। अभी
लोकसभा में हुआ था लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। तो आप ममता बनर्जी के साथ भी नहीं हुआ, तो कई जगह उनका गठबंधन हो नहीं पाया। ऐसे ही देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी गठबंधन उनका नहीं हो पाया। तो धीरे-धीरे जो लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने गेन किया, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या मैं तो मानता हूँ झारखंड भी, झारखंड में वोट शेयर बहुत बड़ा उनका। तो अगर जिस तरह से गेन किया उन्होंने, तो कहीं न कहीं ये विपक्षी दलों को लगने लगा कि भाई राहुल गांधी में वो जिस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे थे कि वो जननायक हैं या जिस तरह से वो एक बोल सकते हैं। अभी आप टीवी डिबेट में जाकर देखिए। अब आज ही के डिबेट में मैंने देखा कि जो एक बंदा है कांग्रेस का प्रवक्ता, नाम भूल रहा हूँ, उसका और जो समाजवादी पार्टी का था वो भाटी, उसके साथ बहस हो रहा था। वो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट कर रहा था, समाजवादी पार्टी वाला वो आपस में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ गए। तो अब सिचुएशन यहाँ पे आके टिक गया है कि कोई भी एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें से कांग्रेस को कोई स्वीकार करने के लिए। इसीलिए ये आवाज जब उठा तो इनडायरेक्टली जब केजरीवाल ने बोला उसके बाद से आप देखेंगे तो लालू यादव ने भी मतलब सहमति जताई। पहले ममता बनर्जी ने बोला कि मैं करने के लिए तैयार हूं और इसको इनडायरेक्टली शरद पवार ने भी सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ ये लोग लामबंद होने लगे हैं। लेकिन ये लामबंदी चलेगी कब तक? तो इस समय जो आपस में सिर फुटौल है, अब 2 बार के बाद एक बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो नीतीश कुमार के पास अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है कि सबको एक मंच पे ला दे, क्योंकि सबका जो भी अपना जो खुमार है वो निकल गया और जो एक बोलते हैं ना कि हनीमून पीरियड वो सारे पार्टियों का अपना अपना निकल गया। अब सब अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना क्षेत्रफल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं जो बहुत ही कटुता आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में भी हो गया है। ऐसे ही अंदर में देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी में भी हो गया, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं और आगे अपने वायनाड का सीट छोड़ करके और यूपी में अपने को फोकस करना चाहते हैं। तो वहां पे और धीरे धीरे कटुता बढ़ती जाएगी। तो इसमें नीतीश कुमार को हासिल क्या होगा? कुछ नहीं। तो जितना भी ये आवाज उठा लें, जैसे कि पहले तेजस्वी ने क्या बोला कि बूढ़े हो गए हैं, तो पहले से उनके दिमाग में तो है कि उनको रिटायर होना चाहिए। अब लालू यादव ने दूसरे दिन बोला कि नहीं, वो उनके लिए दरवाजा खुला है। लेकिन लालू यादव की अब कितनी चलती है, कितनी पकड़ है, और तेजस्वी कितनी सुनते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये है कि वो भले ही उनको लगे कि उनको 2025 का चुनाव होगा, उसके बाद वो कब तक सीएम बनेंगे या उसी उस समय भी उनको सीएम बनाया जाएगा कि नहीं, सब होगा उनके दिमाग में। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। ये जरूर बात है कि नीतीश कुमार कहीं अभी नहीं जाने वाले। आगे क्या होगा वो देखने वाली बात, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। तो वहां जाके उनको मिलेगा क्या? और अगर मान लीजिए कि चुनाव भी अगर आरजेडी के साथ वो लड़ते हैं, तो ठीक है, बीजेपी को भी घाटा होगा। लेकिन तेजस्वी क्या उनको स्वीकार करेंगे चीफ मिनिस्टर? तो जब इधर चीफ मिनिस्टर नहीं स्वीकार करेंगे तो तेजस्वी क्या स्वीकार कर ले? नहीं। तो ये सब नीतीश कुमार, मान लीजिए कि मैं हमेशा बोलता हूं कि केंद्र में उनकी सरकार है तो वो कहीं एडजस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कल को अगर यहाँ पे अगर बीजेपी ने उनको सीएम नहीं बनाया, तो केंद्र में या कहीं भी उपराष्ट्रपति कुछ भी गवर्नर बना सकती है। उनके पास है, मतलब सत्ता पूरे भारत पे चला रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उनको क्या बना सकते हैं? अगर वो तेजस्वी खुद सीएम हो जाएंगे तो क्या डिप्टी सीएम नीतीश कुमार हैं? नहीं। उसके अलावा क्या बन सकते हो? कुछ भी नहीं। तो नीतीश कुमार के लिए बेस्ट जगह इस समय एनडीए में ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद एक और है, ये भी बहुत बड़ा खबर है। क्या जो संजय राउत है, उनका जो बयान है, ये दर्शाता है कि क्या उद्धव ठाकरे दोबारा बीजेपी के पास आ सकते हैं, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है? क्योंकि जो मैं जैसा मानता हूं कि बीजेपी और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का शिवसेना है, उनके रिलेशन केवल एक आदमी की वजह से खराब हुआ है, संजय राउत। संजय राउत के ऊट पटांग बयान, मैंने उद्धव ठाकरे को बहुत कम देखा है बयान देते हुए ऐसा। लेकिन संजय राउत ना डेली कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठ पटांग हर बीजेपी के नेताओं के बारे में बोलते थे, जिसकी वजह से रिलेशन बहुत ही खराब हो गए। ठीक है, जो भी उनके पास अपना पहले से उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था कि वो सीएम आधा दिन बनेंगे, 2.5 साल वो बनेंगे, वो सब एक विवाद का विषय सलट जाता है। देखिए एक नाथ शिंदे के साथ भी सलटा उन्होंने।
लेकिन जिस तरह से बयानबाजी संजय राउत ने किया, उससे कटुता और बढ़ गई। लेकिन अब संजय राउत का जो बयान आया है, वो क्या दर्शाता है? उन्होंने अपने सामना में एक आप महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक जगह है, वहां पे देवेंद्र फडणवीस गए, वहां पे सीएम बनने के बाद पहला दौरा ऐसा बताया है, वहां गए और वहां पे काफी जो नक्सलाइट है, नक्सली लोग हैं, उन्होंने अपने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया। उन्होंने वहां काफी कुछ कहा कि मैं इस एरिया को डेवलप करना चाहता हूं और इसमें ऐसा विकास करना चाहता हूं कि लोग जो लोगों को रोजगार मिले यहाँ के, क्योंकि वहां पे काफी बोल सकते खनिज वगैरह काफी है। तो उस हिसाब से वो वहां पे अगर उसके खनिज को इस्तेमाल करके और विकास किया जाए तो देश को भी, महाराष्ट्र के साथ साथ देश का भी बहुत ज्यादा भला हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे बोला और लोगों ने उनका समर्थन भी किया। इसी बात को लेकर संजय राउत ने सामना में भी लिखा और कई टीवी में इंटरव्यू भी दे चुके हैं, कई टीवी में, कई चैनल में। तो अब ये क्या दर्शाता है? क्या उन्होंने बोला कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की तारीफ नहीं किया। उन्होंने बोला कि उनके जो मंत्री थे, जिस समय मिनिस्टर थे, और उन्होंने जिस तरह जो गढ़ चिरौली जगह है, जिस तरह से वहां पे माफिया लोगों ने उस जगह का जो मतलब बोल सकते खनिज पदार्थों पे जिस तरह से दोहन किया और उस तरह से माफिया लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो एकनाथ शिंदे वो सही तरीके से उसका उपयोग नहीं किया और उसलिए उन्होंने उसका बुराई किया। तो क्या उनका उन्होंने बोला कि अगर देवेंद्र फडणवीस कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें क्यों तारीफ नहीं करना चाहिए? तो इसके पहले क्या देवेंद्र फडणवीस या सरकार कोई अच्छा काम नहीं किया? मोदी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इसके पहले उसमें हमेशा नुक्स निकालते थे, लेकिन अभी उनका चेंज हुआ। अब उनको भी पता है कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है मुंबई में। दूसरा कि अब 5 साल तो कोई चुनाव होने वाला नहीं है, ना तो सेंटर में चुनाव हो, भले बोलते रहे कि 2026 में सरकार गिर जाएगी, ये बोलने वाली बात होती है कि अपने बात पे चलो, मैंने पहले से बीजेपी का विरोध करता रहा हूं, तो किसी तरह उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता नहीं तो लोग बोलेंगे जो कोई सांठ गांठ चल रहा है। और अचानक से आपको पता चलेगा जा रहे कुछ तो गठबंधन हो। तो बीजेपी या सेंटर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो, अगर पार्टी में उन लोगों को अगर इससे क्या, मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताया था जब लोगों ने विरोध किया था कि भाई अजीत पवार जो है उनको बीजेपी ने शामिल करके डेंट किया। मैं मानता हूं उससे बहुत इमेज में डेंट हुआ बीजेपी की, लेकिन इस चुनाव में परिणाम आने के बाद अजीत पवार का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये दर्शाया कि उन्होंने कितना आगे तक का सोच करके अजीत पवार के साथ गठबंधन किया था। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी मराठा है, अजीत पवार भी मराठा है। अगर मान लीजिए अजीत पवार नहीं होते तो एकनाथ शिंदे, जो कि अंत तक जो मीडिया रिपोर्ट है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे सीएम के पद से, और उनके पार्टी के लोग तरह तरह से चाहे बैनर लगा रहे हो, चाहे बिना एकनाथ शिंदे के अनुमति के बगैर तो होगा नहीं, तो इनडायरेक्टली वो अपने को प्रेजेंट करवा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के द्वारा कि वो सीएम के रहते उनकी सरकार जीती गई है, जबकि उनको लीडर नहीं माना गया था, उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो सीएम थे और चुनाव लड़ा गया, वो जीत गए, तो उन्हीं के काम को अप्रिशिएट किया गया। तो ये वो कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे चेकमेट क्या हुआ, अजीत पवार के होने से एज ए मराठा लीडर वो ज्यादा इस पे आगे नहीं बढ़ पाए। बीजेपी अकेले सरकार बना सकती थी, लेकिन फिर भी अगर एकनाथ शिंदे छोड़ते तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा मराठा जो है लीडर खोना पड़ता, और मराठा आंदोलन चल रहा है जिसको विपक्षी दल या एकनाथ शिंदे भी भुना सकते थे कल को, लेकिन अजीत पवार की वजह से वो चेक बैलेंस हो गया। तो यही मैं कहता हूं हमेशा कि पॉलिटिक्स क्या हो ना, बहुत दूरदर्शिता का गेम है। कब क्या आप करोगे तो आगे से सोच के रखो। जैसे दिलजीत दोसांझ के साथ अगर पीएम की मुलाकात हुई तो चलिए दिलजीत दोसांझ को क्या फायदा होगा ये आपने सोच लिया, लेकिन उससे बीजेपी को पंजाब में क्या फायदा होगा ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो वैसे ही कि आज के टाइम में वो कहीं ना कहीं एक, अगर कल को एकनाथ शिंदे का शिवसेना अलग होना चाहे या कोई करना चाहे तो उद्धव ठाकरे का शिवसेना तो है ना, जो बाला साहब का असली शिवसेना, लोग बाला साहब के बेटे हैं। तो नैरेटिव कैसे चेंज हो जाएगा और कैसे वो वही बताया जाएगा कि चलो यही बाला साहब के फिर रास्ते पे आ गए, फिर उसी आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, सब चीज हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक की सुगबुगाहट जो महाराष्ट्र में चल रही है कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कुछ नजदीकियां बनने लगी हैं। इसका रिजल्ट
आगे भविष्य में क्या होगा, वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो 3 ऐसी चीज़ें थी, जो घटनाएँ सोशल मीडिया से लेके हर जगह वायरल हो रही थी, तो इसका मैंने एनालिसिस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जैसा आप सोचते हैं, वो अपने एनालिसिस में कितना मेरे बात से सहमत है ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।